जिए जा RCM के संग जिए जा। कैंडल मेरे हाथ में लगी, शायद 60 रुपए वाला एक फ्लोटिंग फ्लावर था, पानी में तैरने वाली कैंडल। मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, मेरे आगरा के सामने वे व्यूअर्स थे, उन्होंने वो गिफ्ट तो रखी, लेकिन जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुकाए गए। 15 दिन के बाद में मुझे बाजू की एक दुकान का जो उन्होंने मुझसे नंबर लिया था वहां पे फोन आया कि भावेश भाई आपसे बात कही नहीं। मैंने कहा हाँ। पहले तो उन्होंने मुझे पूछा, मुझे पहचाना कि नहीं, बाद में कहा कि आपने हमें गिफ्ट वगैरह दी थी। मैंने कहा हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। उसने कहा मैं कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और अभी कुछ दिन के बाद में हमने फेज 1 और फेज 2 में 24,000 एम्प्लॉय के लिए बड़ा सा फेस्टिवल आयोजित किया हुआ है, बड़ा सा फंक्शन आयोजित किया हुआ है। आपसे बिना पूछे भावेश भाई मैंने आपके रहने खाने की व्यवस्था के साथ वहाँ पे 2 स्टॉल भी लगवा दिए, बस आप ला सको इतनी कैंडल लेके आओ। मैंने मार्केट के स्टॉल पे जाना बंद किया, जितनी कैंडल थी वो सब स्टॉक की, दिन रात मेहनत करके, और मेरी कैंडल 50-60 डिजाइन बना लेता था, उसका स्टॉक बढ़ाया और तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को मदद के लिए लेके मैं इंफोसिस पहुंच गया। उन्होंने जैसे वादा किया था हमारी सब व्यवस्था की हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि और कहीं किसी स्टॉल पे जाओ मत जाओ, उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। 3 दिन के एग्जीबिशन में, उस कार्यक्रम में 2.5 दिन में हमारी सब कैंडल खत्म हो गई। काफी ऑर्डर्स भी मिले, कंपनी के कॉर्पोरेट्स ऑर्डर भी हमें मिले, और उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया दोस्तों कि जब हम इंफोसिस से लौटे तो सब ऑर्डर वगैरह लेके करीब 42 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये ग्राहक के साथ का जुड़ाव है, हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। उसके बाद तो उन दिनों जो 25-27 साल पहले जो कस्टमर जुड़े थे, आज भी सनराइज से जुड़े हैं, जो कपल आते थे अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, जो बच्चों के साथ अपनी तीसरी पीढ़ी को भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आज भी सैकड़ों हजारों नए कस्टमर के साथ उन्होंने सनराइज कैंडल की बुनियाद को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन एक बात उस हैंड कार्ड पे ऐसी हुई जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन शाम को शायद टूरिस्ट भी कम थे और मैं हैंड कार्ड पे था, बड़ी रुबाबदार आवाज आ गई, कहां से लाते हो? सामने जो मैडम खड़े थे मुझे पूछ रहे थे कि ये कैंडल कहां से लाता हूं और ट्रेडिंग करता हूं। मुझे उनको कन्विंस करने में 15-20 मिनट लग गए कि भाई मैं ये कहीं से लाता नहीं, मैं खुद बनाता हूं। जब बात उनकी समझ में आई तो 1000-1100 की कुछ कैंडल खरीदी। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो, कोई मददनीश रख लिया करो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मेरे और मेरे पिताजी का गुजारा होता है, अब मददनीश का पगार कहां से लाऊं? उन्होंने कहा देखो हम तो हर साल महाबलेश्वर आते हैं, पास में एक बड़ा सा बंगलो भाड़े पे लेके पूरा परिवार रुका हुआ है, सब कुछ घुमा हुआ है, बचपन से आती हूँ मैं, आप चाहो तो मैं आ जाऊं, एक 20-25 दिन और हूं मैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको रोज शाम को आके हेल्प करना। अब टूरिस्ट सीजन अपनी समाप्त पर थी और मुझे फ्री में मददनीश मिल रहा था, कैसे छोड़ा जाए? मैंने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन शाम को 5 बजे से उस मैडम ने आके रोज मुझे उस हैंड कार्ड पे मदद करना शुरू किया। पैकेजिंग, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना, कैश ट्रांजैक्शन, काफी सपोर्ट हो जाता था उनका। मैं दिन में कितनी बार उनको धन्यवाद कहता। जब भी अकेले होते तो अपने बारे में बताते। मुंबई के बहुत ही एक रिच परिवार की वो इकलौती कन्या थी, करीब 4 से 5 पेट्रोल पंप भी थे उनके मुंबई में, और मेरे बारे में जानने की कोशिश करते। 18 दिन तो बड़े ठीक कटे, काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी रविंद्र जी, लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। हम शाम को स्टॉल पर थे और तभी उनके तरफ से बात आई कि भाभी जी बात कहनी है। मैंने कहा हाँ कहिए मैम। ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी बात अच्छी न लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, नाराज होने की जरूरत नहीं। मुझे लगा आप कल परसों से वे वापस जाने वाले होंगे, स्टॉल पे हेल्प करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस तरह से बात कर। मैंने कहा मैम आप बेझिझक कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी कहना चाहें आप निसंकोच कह सकते हैं। और कुछ क्षण के विलंब के बाद में भालचंद्र जी उनके तरफ से बात आई कि भावेश जी शादी करोगे मुझसे? मेरे पीछे नगर पालिका की खुटली गटर बह रही थी दोस्तों, मैं गिरते बचा। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा कि ये सिंपैथी, सहानुभूति से आप प्रेरित होकर इस तरह से बात कर रहे हो, कहां आप कहां मैं, ये किस तरह से मुमकिन है? ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, उसका एक एक शब्द मुझे आज भी याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों के सिवा कुछ नहीं। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ 18 दिन इस फुटपाथ पे स्टॉल पे आपके साथ काम करके अब मुझे मेरी जिंदगी का खराब विजन मिल चुका है। भावेश तुम्हारे पास एक बड़ा जबरदस्त आर्ट है, बस तुमको एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों एक होते हैं और मिलके ऐसे
हजारों लाखों हमारे दिव्यांग दृष्टिबाधित भाई बहन है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं उनकी इन बातों को ना नहीं कह सका। हमने तो वहाँ फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, सुलह कर ली, लेकिन वहाँ पीछे विलन बहुत थे। वो कहाँ मानने वाले थे कि इकलौती लड़की किसी स्ट्रीट होकर को दिल देखे है जिसका कोई भविष्य नहीं है, पूरा जिंदगी अंधकारमय है। लेकिन वो चाहते थे कि लड़की कहीं आगे चल के कुछ गलत रास्ता नहीं ले, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं, अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था। हर हफ्ते मैं उससे मिलने जाता त्रिलोकचंद जी। अब हर हफ्ते पैसे भी कहाँ से निकालूं किराए के, बस के। तो आजू बाजू के जो स्ट्रीट ठोकर थे उनके उधार के पैसे लेके मैं मुंबई जाता उनसे मिलने के लिए। और उस उधार के पैसों में 8-9 घंटे के एसटी के सफर में मेरे दिल की हर धड़कन मुझसे यही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। अब तो आप सबसे विनंती है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इन सब लाइनों को बड़ा रट्टा लगा लो। आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है। और बैचलर तो बिल्कुल इससे वंचित रहे, आप बिल्कुल लिख के रख सकते हो। उस एसटी के सफर में हर बार ऐसा होता, हर हफ्ते के कुछ उसके लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊं, लेकिन लगता फिर मेरा छोटा सा गिफ्ट उसके उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगा। फिर लगता कुछ फ्लावर ही लेके जाऊं, लेकिन जब जब मैंने उसके लिए भालचंद्र जी फ्लावर खरीदने की बात सोची, मेरे दिल की धड़कन से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं। खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। मुंबई में जब भी हम गार्डन में किसी पेड़ के नीचे मिलते, जब जब उसका हाथ मेरे हाथ में अनायास आया, उन दिनों मैंने उसको इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। 1 साल पूरा हुआ और जैसा मैं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी न लाए, मेरी इन बातों को उसने बिल्कुल मान्य रखा, उसको रिस्पेक्ट दी। और महाबलेश्वर की स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। तीसरे चौथे दिन से वापस हमने उस हैंड कार्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन होता ऐसा था कि हम उस हैंड कार्ड पे स्वाभिमान खुददारी की बड़ी बड़ी बातें करते, और तभी लकड़ियां पटकते हुए हमारे कुछ और दृष्टिबाधित मित्र वहां से भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। पता नहीं आजू बाजू के राज्यों के भी हमारे इन दिव्यांग दृष्टिबाधित मित्रों को पता चल जाता था कि महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन है, वहां गए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। और ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता, हम एक बात करते, वहां सामने से वे भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। और ऐसे ही 5 मेरे दृष्टिबाधित मित्रों को मैंने एक दिन स्टॉल पे बुलवाया, जो सामने से जा रहे थे मिता, उनको लेके स्टॉल पे मेरी धर्मपत्नी उनको चाय पिलाई, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। पूछने पे पता चला कि कुछ 80-90 रुपए दिन के वे जोड़ लेते हैं इस भिक्षा के काम से। मेरी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 300 रुपए आपको रोज के देना चाहता हूँ, बस इस घटिया काम को बंद करो, और रहने खाने की भी सब व्यवस्था मैं आपके साथ करता हूँ। और उनको समझाकर उन 5 पहले दृष्टिबाधित मित्रों को लेकर मैं और नीता उस हमारे एक कमरे के घर में पहुंचे। दूसरे दिन हमने भाड़े पे कुछ व्यवस्थाएं देख के रखी थी, तो एक खेड़े गांव में 8 रूम का एक वर्कशॉप हमने भाड़े पे ले लिया, जो 4 रूम हमारे इन ब्लाइंड मित्रों के रहने के लिए और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए हमने व्यवस्था वहां पे शुरू कर दी। 5-25 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे, लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क इतना अच्छा होता है, जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। ये हमारे ब्लाइंड मित्र भले साल भर में 500 रुपए का मोबाइल में रिचार्ज न कराए, लेकिन रोज सुबह उठकर वे कॉल सेंटर को फोन करके ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आज की नई स्कीम कौन सी। और इसी नेटवर्क के चलते इतनी बड़ी संख्या हो गई कि महाबलेश्वर में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 300 रुपए रोज के देता है, रहने खाने की व्यवस्था, और कहीं धूप में जाना नहीं है, बस यहाँ पे छाव में बैठ के म्यूजिक सुनते हुए कैंडल बनानी है। तो वो काफी भीड़ लग गई। अब यहाँ पे इतने सारे लोग कैंडल बनाते थे, कैंडल की थप्पियां लग जाती थी, लेकिन बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार्ड थी, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात होती थी। और उन दिनों लगा कि अब ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हमें आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों की बात बार बार दिमाग में आ रही थी, जो एक गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको तो ये बात बिल्कुल सुननी पड़ती है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। मैंने भी कई बार मेरे बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी थी, कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल
जाता है कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उन दिनों लगता था कि शायद वे ठीक ही कह रहे थे, उनकी बात तो दिमाग में चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी भालचंद्र जी कि ये क्या बात होगी, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा दे दी। उन्हीं दिनों मैंने अब्दुल कलाम साहब का बड़ा सुंदर एक भाषण रेडियो पे सुना था, और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी, उसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। आज इस प्रोग्राम से आप कुछ लेके न जाए, लेकिन इन लाइन को आप अपने साथ में जरूर लेके जाना। क्या जबरदस्त लाइन कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इन लाइनों से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक और टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा करना शुरू किया, कहीं और एक कमरा मिल गया हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के आजू बाजू के राज्यों से भी काफी दिव्यांग मित्र, दृष्टिबाधित मित्र हमसे जुड़ रहे थे। हमने वहां पे उनके लिए रिटेल काउंटर, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्थाएं शुरू की। नीता शुरुआत से चाहती थी कि कंपनी में कोई मालिक नौकर न हो। उसकी बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस तरह से सनराइज कैंडल को किया गया कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था सब नंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जितना मार्केट का काम था पूरा हमने कमीशन पे डाल दिया, जितना बेचो उतना आपका, जितना बनाओ उतना आपका। और इस तरह से ये काम आगे बढ़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि उस छोटी सी एक डिजाइन से जो शुरुआत हुई थी, आज जैसे रविंद्र जी ने कहा कि 10,000 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। 20 किलो मोम से जो शुरुआत हुई थी, गए साल हमें 2000 टन से ज्यादा कच्चा माल कम पड़ गया दोस्तों। और 67 कंट्रीज में, पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में प्रोडक्ट जाते हैं हमारे। करीब 9,500 से ज्यादा दिव्यांग मित्र और 650 से ज्यादा हमारे एबल बॉडी के लोग जो सनराइज कैंडल के लिए काम करते हैं। 50 से ज्यादा MBA किए हुए हमारे ब्लाइंड मित्र कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं मार्केटिंग के लिए। और आज 10,000 रुपए से लेके 40,000, 45,000 रुपया मंथली हर एक इनकम पा लेता है। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, संजय गांधी निराधार योजना के 600-800 रुपए पे महीने पे वो पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे। आज वो जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारे ब्लाइंड मित्र उन घरों को पैसा भेज के उनको संभालने लग गए। जो घर पे बोझ थे, आज वे अपने घरों का बोझ उठाने लगे। उनकी शादियां मुमकिन हुई, उनके बच्चों का एजुकेशन। इस से ये बड़ी सुंदर दृष्टि से आगे बढ़ा। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों न दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर ही किंग है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारा टीम मेंबर है, खरे अर्थ में वो गॉड है, वो ईश्वर है। कस्टमर तो बाद में आता है दोस्तों। जो हमारे लिए काम करता है, अगर हमने उसको संभाल लिया तो आगे की रास्ते बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। त्रिलोचन जी, मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि RCM आज देश दुनिया की सरहदों को लांग रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने सबके कंधों पे जवाब देके सबको लेकर आप आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों। सिफारिश से, वसीले और पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों न करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए, काम ही हमारे लिए एक स्टेटस, एक सिंबल बन जाए दोस्तों। और इस तरह से हमने एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हमें 2008 में एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई BKC में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ये अवार्ड हमें दिया गया। नीताजी अंबानी और मुकेश जी अंबानी के हाथों ये पुरस्कार दिया गया। उनके जाने के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट सर हमें मेकर चेंबर 4 के 9th फ्लोर पे अपने ऑफिस में ले गए। मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि भाभी जी, अंबानी कपल चाहता था कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है। हमारी अवार्ड कमेटी आके देखे गई थी कि इस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो
दो, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, और भी पैसे चाहिए तो ले लेना, बड़ी फैक्ट्री डालो और आगे बढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा इन दिव्यांग मित्रों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। रिलायंस जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेगी। माँ के संस्कार काम आ गए, वो कवर मैंने उनके हाथ में देते हुए कहा, नहीं सर ये पैसा तो मुझे जंग लगा देगा, आप देना ही चाहते हो तो मुझे काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारी सिस्टर कंसर्न आपके साथ जुड़ी हुई है, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो क्यों ना आप हमारी बनाई हुई मोमबत्तियों का उसमें उपयोग करते हैं। इसमें खुशबू है, इसमें उजाला है, और इसके कारण अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट होती है। और ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। हम सब यहाँ पे एक से बढ़कर एक उद्योजक, एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर आज इस कार्यक्रम में हम जुड़े हुए हैं। मित्रों, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात मुझे बताइए और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को लौटाकर अब तक करीब 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 100 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमें दे चुकी है। हजारों हाथों को इससे हर साल रोजगार जनरेट होती है। अभी हम रिलायंस की दिवाली गिफ्ट के लिए हमारी हर यूनिट काम पे लगी हुई है दोस्तों। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से सनराइज कैंडल ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है उसको बेचना। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आज 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेज सनराइज कैंडल को केस स्टडी लेती हैं। तो कभी हम वहां जाते हैं, उनके स्टूडेंट हमारी यूनिट्स पे विजिट करते हैं, इंडस्ट्रीज विजिट पे। मैं उन सभी मित्रों से, सभी स्टूडेंट मित्रों से कहता हूं कि अगर आप चीजें बेच सकते हो तो फिर आपको बनाने का अधिकार है, अदरवाइज आप आपका वक्त जाया कर रहे हैं। पहले हम चीजें बेचना सीखें, हम पहले मार्केटिंग सीखें। इसमें बड़ी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक सब मित्रों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस सर, यस सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक छोटी सी मार्केटिंग की बड़ी घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। लास्ट में जो चूरा वगैरह होता है वो भी सब रिसाइकलिंग हो जाता है और काम में ले लिया जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो कुछ किलोज में कार्विंग, एम्बोस करते हुए, डाइवर्ट करते हुए कुछ किलोज में चूरा जमा होता था, तो हमने उसको संभाल के रख दिया कि आज नहीं तो कल उसको हम रिसाइकलिंग में ले ले। किलो में से कब क्विंटल्स और क्विंटल में से कब टन्स में ये चूरा जमा होने लगा हमें भी पता नहीं चला। गोडाउन में जब वो बीच में आने लगा हमारे सब स्टोरेज में, तब हमें लगा कि अब इसको ठिकाने पे लगाया जाए। तो जैसे हम जानते थे, हमने उसको गर्म करके और उसको पिघलाकर और उसमें से हमने अलग अलग डिजाइन की कैंडल्स बनाने की कोशिश की। लेकिन इतने सारे बारीक बारीक रेती से भी बारीक चूरे अलग अलग कलर के कि जब वो मिक्स हो जाते थे गर्म करते समय तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। बड़े भद्दे कलर आते थे। हमने लाल, पीले, नीले, हरे काफी कलर उसके अंदर में डाले, लेकिन रिजल्ट सेम थे। काफी सोच विचार करके हमने उसमें काले कलर डाले और जब डाइस में से कैंडल निकली तो बड़ी ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे हर वॉलेंटियर ने कहा कि ये काली कैंडल तो आज तक मार्केट में हमने कभी देखी नहीं, ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके पूरा 1.5 महीना हमने हमारी सभी 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमने बाकी सब प्रोडक्शन के लिए रोका और जितना भी चूरा था हमारे पास टनों, सब काली कैंडल में ढालने के लिए सबको हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। थप्पियां लग गई काली कैंडल की, अलग अलग शेप की, अलग अलग उसमें फ्रेग्रेंस डाले गए। पैकेजिंग टीम ने बड़ा प्यारा काम किया, बड़ी सुंदर उसको प्रेजेंटेशन बॉक्स तैयार किए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेचने के लिए। अब महीने सवा महीने के बाद में हमने जब रिजल्ट जानने के लिए पूरा सर्वे किया इस काली कैंडल का, तो सर पर हाथ रख के बैठ गए। एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी, ऐसी की ऐसी पड़ी थी। हमने कारण जानने की कोशिश की तो बेचने वाले जो हमारे ब्लाइंड एग्जीक्यूटिव थे, जो सेल्स संभालते थे, उन्होंने कहा कि काली कैंडल कोई खरीदना ही नहीं चाहता और कोई काली कैंडल को नेगेटिव के साथ में जोड़ता है। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि अब इतने सारी कैंडल्स का करे क्या। पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में फ्यूल, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, इतना सारा लेबर, कंपनी इस नुकसान में से कैसे बाहर आती और बड़ी मुश्किल वाली बात थी। और ऐसी एक दिन मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे किसी एक यूनिट पे था और रेडियो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है और वही रेडियो पे कुछ बात चल रही थी, शायद शोले पिक्चर का एक प्रोग्राम का कोई डायलॉग चल रहा था और संजीव कुमार उस जेलर से कह रहे थे और उनको पूछने में कि ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को वे जेल से छुड़ाने के लिए गए थे। तो जेलर पूछता है कि इनको क्या करोगे आप, ये तो पहले से ही गुंडे बदमाश है। तब संजीव कुमार बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है। और ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये शायद प्रोग्राम मेरे लिए, ये शायद मुझे कुछ कह रहा है। वहां पे वो नेगेटिव वाली बात मुझे लग रही थी, जो दुकानों से हमें फीडबैक मिला था कि नेगेटिव वाली
बात कैंडल से जुड़ चुकी है और बस फिर मुझे बात आगे की समझ में आ गई। मैंने गाड़ी निकाली और दोस्तों के पास पहुंचा जो बेचने वाले थे नियरेस्ट हमारे शोरूम। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले कस्टमर को आप काली कैंडल हाथ में देना, लेकिन वो कहते ये नेगेटिव वाली बात है, ये समझती नहीं और कोई हाथ में लेना नहीं चाहता। मैंने कहा पहले काली कैंडल उनको हाथ में देना और उनको जितना हो सके विनम्रता से ये जरूर कह देना कि तुम्हारे दुकान की, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। इतना कहना था नहीं कि एक तूफान सा आ गया, हर कोई एक काली कैंडल लेना चाहता था, हर कोई, क्योंकि अपना नेगेटिव एनर्जी से तृप्त था, वो नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए हमारी काली कैंडल खरीदना चाहता था। अभी खरीदार भी कोई आम किसान मजदूर नहीं थे, जितने हाई प्रोफाइल थे वही लोग ये काली कैंडल खरीदना चाहते थे। आगे चलकर तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हमें हजारों की संख्या में इस काली कैंडल का ऑर्डर मिला और नतीजा ये हुआ कि हमारे चूरा तो कब का खत्म हो जाता है, अब सफेद मोम को हमें काला कलर डालकर और हमें ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। दोस्तों हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी भगाई नहीं भगाई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टोरेज, हमारे गोडाउन में से चूरा तुरंत खत्म हो जाता है। हमने उनको कोई चीट नहीं किया। वे जो चाहते थे मार्केट में, जो वो चाहते थे, जो कभी फैंसी के बारे में कुछ पूछते थे, कभी कुछ इस तरह से के कुछ, तो उनको जो चाहिए था उनको मार्केट में मिल गया। वे भी बड़े संतुष्ट थे, वे भी बड़े खुश थे, वो भी हमारे नियमित ग्राहक बन चुके हैं। तो दोस्तों बेचना बहुत जरूरी है। ये सभी इसके पहले तो हरित संजीवनी के पहले तो हालत ऐसी थी कि देवताओं से भी हल नहीं हुई और जिंदगी कभी सरल नहीं हुई, कभी सूखा तो कभी बाढ़ ने धोया, इस बार भी फसल नहीं हुई। हर किसान यही कहता था, लेकिन संजीवनी, हरित संजीवनी के आने के बाद 2009 में हरित संजीवनी के लॉन्च होने के बाद, आरसीएम का आने के बाद में किसानों ने अब प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए एक अलग तरीके से किसानी करना शुरू किया। अभी नए जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हुए हैं, ऑर्गेनिक किसानी के करीब 51% से ग्रोथ बढ़ चुकी है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि त्रिलोकचंद जी आपके मार्गदर्शन में, भालचंद्र जी के मार्गदर्शन में हरित संजीवनी और आरसीएम सिर्फ 51% नहीं, लेकिन पतंजलि से भी आगा 150-200% से ज्यादा वो सालाना ग्रोथ करके और एक नया मुकाम हासिल करेगा। दोस्तों ये जो मार्केटिंग की बात मैं कह रहा था, ये आज आत्मा है हमारे हर बिजनेस की। लास्ट 1.5 साल में करीब जनवरी फरवरी 2020 से करीब सब बंद होना शुरू हो चुका था। हमारी सब यूनिट्स बंद होने चुकी थी। जो 4,500 रिटेल काउंटर है हमारे शिरडी से तिरुपति तक, वो सब बंद होने शुरू हो चुके थे। तो इस 1.5 साल में हमने एक ही काम किया, पूरा नेटवर्किंग का। इतने 27 सालों में जितने भी कस्टमर, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, इस 1.5 साल में हम उनसे जुड़े रहे। अब ट्रांसपोर्ट बंद था, बाकी सब सेवाएं बंद थी, तो हमने स्पीड पोस्ट को अपना जरिया बनाया और उन तक हमने हमारे स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने उनको सैंपल भेजे। ऐसे कितने सारे फार्मास्यूटिकल्स बड़े हैं जो आज इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कोविड में भी, तो हमने उनको हमारा टारगेट बनाया। हजारों फार्मास्यूटिकल्स को हमने देश दुनिया में हमारे सैंपल भेजे, उनको हमने हमारे लेटर भेजे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 500 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल के ऑर्डर आ चुके हैं। और कुछ लोगों ने तो उसमें से यहाँ है कि 5-5 साल के लिए आगे उन्होंने हमारे को काम देने का वादा किया है। उनके ट्रेडमार्क सिंबल से लेके उनके दिवाली, न्यू ईयर गिफ्ट, वो हर चीज हमने इस बार बनाने की शुरुआत करी। तो एक नई ऊर्जा के साथ हमें इस दोनों लॉकडाउन में, पहले और दूसरे फेज में भी, कोरोना में कभी हमारी सनराइज कैंडल की एक भी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद नहीं रही, वो कंटिन्यू चालू रही। लेकिन जो रिटेल काउंटर पे हमारे मित्र जुड़े हुए थे उनको भी संभालना था। आज 4,500 से ज्यादा रिटेल काउंटर में हमारे ब्लाइंड मित्र चीजें बेचकर अपने पैर पे खड़े थे, वो घर पे बैठ गए थे। जिनको हम नियरेस्ट ऑस्ट्रेलिया वहां पे जो काम पे लगा सकते थे उनको लगाया। बाकी में एग्रो सर्च के हमारे प्रदीप कोठोले जी है और वेंकटेश एग्रो से रविंद्र सिरोड़े जी है और त्रिलोकचंद जी और भालचंद्र जी, इनका सबका मार्गदर्शन और सपोर्ट रहा। और आज 1 साल से हर उस दृष्टिबाधित दिव्यांग मित्रों को सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हमको हर महीने हमने उनको ग्रोसरी की किट उनको घर तक पहुंचाई। इसके लिए मैं आरसीएम का हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, आमिर खान जी का बड़ा एक
प्रसिद्ध सीरियल रही, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों 2014 में जैसे रविंद्र जी ने बताते हुए कहा था कि 2014 में हमें भारत का पहली बार कैंडल इंडस्ट्री का फर्स्ट टाइम हमें नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। जब दिल्ली से अवार्ड लेके मैं और मेरी धर्मपत्नी महाबलेश्वर लौटे, दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स खरीदे और उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढने की कोशिश की जिसने कितनी बार मेरी हाथ गाड़ी गटर में फेंक दी थी, रास्ते पे पलटी कर दी थी। वे सब चाहते थे कि वो जगह मैं खाली करूं, वहां उनका दोस्त रिश्तेदार आके कुछ और दुकान लगा दे, कुछ और फेरी लगा दे। और वे मुझे ये भी कहते थे कि भावेश तेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, तुझे दिखता नहीं, किसी मंदिर के बाहर तुझे बिठा देते, चाहिए उतना फंड जमा कर, कहां ये बनाने बेचने के झंझट में पड़ता। मैं उनकी बातों को सुनी अनसुनी करके अपने काम पे लग जाता, तो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी। तो वहां जो जागरण टूरिस्ट घूमते हैं वो सब उठा देते, मैं वापस काम पे लग जाता। तो दिल्ली से लौटकर दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स के साथ उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और उनको मैंने ये जरूर कहा कि भाई तुमने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। तुमने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तकलीफें परेशानियां तो एक चोली दामन का साथ है, हमारे साथ जिंदगी भर लगे रहने वाली है। विवेकानंद जी की बड़ी प्यारी एक लाइन है कि जिस राह पे हम चल रहे हैं उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही आपकी गलत है। तो दोस्तों ये हर्डल स्पीड ब्रेकर तो जिंदगी भर हमारे साथ चले रहेंगे, लेकिन ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, हमें और ऊपर उठाने के लिए स्पीड ब्रेकर हमारी जिंदगी में आते हैं। और इसी सिलसिले में ये दो लाइनें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डरकर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो हम तकलीफों से लड़े, न कि पीठ दिखाते हुए हम मैदान छोड़ दें। 2016 में हमें दूसरा नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट एम्प्लॉयर का। 58,000 ओपन कैटेगरी के नॉमिनेशन में से हमें बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए चुना गया, बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी के लिए चुना गया। और अभी 2019 में हमें इस तरह की ये प्रेसिडेंट मेडल है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2019 में हमें रोल मॉडल इंडिया के लिए तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया। लेकिन उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहाँ तक का जो सफर है, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक शब्द सबसे ज्यादा काम आया, वो था मेहनत, हार्डवर्क। मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस मेहनत हार्ड वर्क पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है। कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मुकेश जी, मेहनत का कोई अल्टर नहीं है, बस हम मेहनत करें, आगे बढ़े, कदम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। आज काफी युद्ध से मिलता हूं तो ऐसा है कि बस लिफ्ट में बैठ के टॉप फ्लोर पे पहुंच गए, बटन दबाते दबाते, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मेहनत करके एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ने का जो आनंद है ये बहुत बड़ा है। आरसीएम या हरीश संजनी क्या पलक झपकते एक बटन दबा के खड़े हो गए, कितना संघर्ष आप सबने किया हुआ है, तब जाकर ये इतना बड़ा ब्रांड, एक नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो मेहनत के साथ ही ये सब अचीव किया जा सकता है। कितनी बार कितनी कॉन्फ्रेंस या कितने अलग अलग जगहों पे उनके दिए हुए टॉपिक पे बात करके जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि भावेश जी, हम ध्यान से देख रहे थे ना, तुम्हारे पैर कांपे ना, जबान लड़खड़ाई, तुमको डर नहीं लगता? सामने 15,000 लोग थे, उनसे बात करते हुए तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब ने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा एक जबरदस्त बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। दोस्तों, जैसा है जो भी है,
बेस्ट है, बस हम उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। नहीं तो एमए की 2-2 डिग्रियों के बाद मैं भी कहीं पे क्लर्की करता होता, मैं भी कहीं पे प्रोफेसर लेक्चरर बन गया रहता, मैं भी किसी बैंक में काम करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी या मेहुल चोकसी को लोन सैंक्शन करता होता दोस्तों। लेकिन आज आप सबसे नहीं मिल पाता। तो जो है बेस्ट है, हम उसका स्वीकार करें, आगे बढ़े। कितने स्कूल कॉलेजों में दोस्तों से मिलता हूँ, कितने इंडस्ट्रियाज से मिलता हूं, तो बड़ी कंप्लेन होती है छोटी छोटी बातों में, उनमें हताशा डिप्रेशन का माहौल समझ में आता है। कॉलेजों में तो हम बात समझ में आती है कि वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप, कहीं एडीकेटी लग गई, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए और बस मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। मैं उनसे कहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में आप हाथ डालो आपको सफलताएं मिलेंगी, पहले असफलताएं मिलेगी। तो उन असफलता को स्वीकार करना सीखे। मैं तो इस तरह से इस बात को कहना चाहता हूं कि असफलताओं की बुनियाद पे ही हम सफलताओं की इमारतें खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस इन असफलताओं का हम स्वीकार करें। असफलताएं जीतने वालों को प्रेरणा देती है और इसके विपरीत असफलताएं हारने वालों को बर्बाद कर देती है। असफलताओं की चाबी लेकर ही सफलताओं के ताले खोले जा सकते हैं दोस्तों। तो इन असफलताओं का हम स्वीकार करें और जो कमी रह गई उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ने की शुरुआत करें। कई बार ऐसे कॉलेज के मित्रों से मिलता हूं तो मुझे बड़ा हताशा डिप्रेशन में वे रहते हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी मेरी वाइफ के साथ, 3 इडियट, आप सबने भी देखी रहेगी, बड़ी प्यारी फिल्म थी। लेकिन उसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का प्रोजेक्ट दिया गया था और वो हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं पाया तो पंखे से लटक के खुद उड़ गया, और ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने कारण जानने की कोशिश की तो लगता है कि शायद उसने अपने दोस्त बनाने बंद कर दिए थे। दोस्तों कुछ ऐसे 6-7 मित्र, करीबी मित्र हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल होने चाहिए जिनके साथ हम दिल की बातें कर सके। और आप सब तो बड़े खुशकिस्मत है, आपसे मुझे ईर्ष्या हो रही है कि आरसीएम इतना प्यारा भरा पूरा परिवार आप सबको मिला हुआ है जिससे दिल की हर बात की जा सकती है। इसके लिए मैं आपका सबका बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। लेकिन फिर भी कई बार अगर असफलताएं हाथ आए तो एटलीस्ट उस चाबी के गुच्छे को याद कर लिया करें। हम और कोई गलत बात न सोचते हुए चाबी के उस गुच्छे को याद करें। उसमें 40, 50, 60 कितनी भी चाबियां हो सकती है, लेकिन दोस्तों कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हम अंतिम क्षण तक कोशिश करते रहें, प्रयत्नशील रहें। आज नहीं तो कल हमारे कदमों को सफलता जरूर चूमेगी। और जो आज भी इस डिप्रेशन के माहौल में है, इस मंच से मैं उनको ये लाइनें जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उठते रहो भोर के सूरज की तरह। जो बीत गया हम उसको डस्टर से साफ करें और एक नई उम्मीद के साथ उस खाली एम्प्टी ब्लैक बोर्ड पे सुवर्ण अक्षरों से अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सबने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि हम दोस्तों जैसा सोचते हैं ना, बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही होता है। एक ताकत इस पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए बड़ी तत्पर रहती है। किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान उसको कायनात का नाम दे दे, ओशो, आचार्य रजनीश इसको अक्सर अस्तित्व का नाम देते हैं। नाम हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत जरूर है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमजोरियां, दूसरों की वीकनेस ढूंढने से ज्यादा हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़े। अदरवाइज समाज की बुराइयां, समाज की वीकनेस ढूंढते ढूंढते जब जाने का वक्त आ जाएगा तो फिर इतना ही कहना पड़ेगा कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा की आईना पोंछता रहा। दोस्तों तो आईना पोंछने के बदले हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरा करें। दोस्तों हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ये बिल्कुल मान्य है, लेकिन हमारी कुछ आदतों को बदलकर हम हमारा भविष्य और सुंदर बना सकते हैं। आदतें तो ऐसी है कि जूता भी पहले जब नया नया होता है तो काटता है, लेकिन बाद में उसकी भी आदत पड़ जाती है। तो हम ऐसी आदतें बनाएं जो हमारी जिंदगी को संवार सके, हम ऐसी आदतें हमारी बदले जो हमें आगे बढ़ने में बहुत मददरूप हो। काफी दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ तो उनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों लगाई हुई
हुई है। वो कहते हमने भी बड़ी मेहनत कर ली भावेश जी, बस अब इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया। भालचंद्र जी वापस वो मुझे समझाते भी हैं कि ये जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने अंगूठी में लगाया हुआ है वो मंगल ग्रह का है, ये सफेद वाला किसी और ग्रह का है। सब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में लगाए हुए हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यहाँ अपने अंगूठी में, और वहां वो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने अपना करना है। मराठी साहित्य का वामन राव जी का बहुत सुंदर वाक्य है कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं उनको त्रिलोचन जी मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब छूट चुकी थी मित्रों, लेकिन 27-28 की उम्र में जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस एज में थोड़ा पगभर होने के बाद मैंने अपने पसंदीदा खेल वापस खेलना शुरू किया। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक। 1998 में पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, 99 में स्टेट खेला और 2001 में मुझे पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला। तो आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक है वैसे पैरा ओलंपिक होते हैं। तो पैरा ओलंपिक में 2001 में मैं नेशनल खेला और 2002 से दोस्तों टिल टुडे मैं शॉर्टपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। पहला अवार्ड मिला तो नीता मेरी धर्मपत्नी ने घर पे एक बड़ी सी जिम लगवा दी। उसने कहा आपको रोज 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम में जाना पड़ता है, तो जिम आप तक क्यों नहीं आ सकती। तो यहाँ घर पे एक बड़ी सी जिम लग गई। लेकिन अब इससे होता ऐसा है कि रोज सुबह 4 से 8 मुझे जिम में पसीना बहाना पड़ता है, उसके बिना मुझे नाश्ता नहीं मिलता। आज 50 की उम्र में भी रोज सुबह 450 से 500 में पुशअप्स निकालता हूँ, जगह पे 2-2 घंटा दौड़ता हूँ, स्किपिंग करता हूँ दोस्तों। उसके बाद कहीं नाश्ता मिलता है। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। बड़ी मिन्नतें करो तो आधा सा पराठा भी रविंद्र जी मिल ही जाता है और उस आधे से पराठे को जिम के किसी कोने में लेके मुंडी नीचे करके चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता ही है कहाँ शुरू कहाँ खत्म। दोस्तों अब तक पैरा ओलंपिक के 117 मेडल्स हैं मेरे पास में दोस्तों। ये कंटिन्यू काम चालू है। आज भी मैं खेलता हूँ। शुरुआत के दिनों में जब आगे इंटरनेशनल खेलना शुरू किया तो स्पेन का जो कोच मुझे मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता था कि बाकी सब ठीक चल रहा है लेकिन स्टेमिना के लिए हफ्ते में 3-4 दिन एटलीस्ट भावेश ने 5 से 6 किलोमीटर दौड़ लेना चाहिए, उससे काफी उसको फायदा होगा। अब उसको क्या मालूम कि हालत खराब हो जाती है जिम में इतनी 4-4 घंटे पसीना बहा के उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस। लेकिन अभी कोच कह रहा है तो करना पड़ेगा क्योंकि रोज के रिपोर्ट्स भी भेजने हैं। नेताजी ने अपनी कार में बिठाया और मुझे महाबलेश्वर के पोलो ग्राउंड में ले गई। बड़ा सा ग्राउंड, उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड भी लगाओ तो बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, अक्सर ब्लाइंड लोग हाथ में हाथ बांधकर भागते हैं तो मैं भी उस तरह से भागूंगा। लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली। उसी दिन उसने कार को नया कैरियर भी लगाया था, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा भावेश अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो। और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। त्रिलोचन जी मैं भी बड़ा खुश था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने, उसको पता ना चले। इस तरह से मैं दंडवत प्रणाम कर लेता था उसको मनोमन, बहुत मैं उसको धन्यवाद करता था। लेकिन ये खुशी भालचंद्री सिर्फ 6 से 7 दिन टिकी। 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है और उस दिन से आज तक मुझे उससे बहुत दबके रहना पड़ता है। आप तो मेरे बड़े भाई की जगह है भालचंद्र जी, इसलिए दुख भरी दास्तां आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। उस दिन से आज तक मुझे नेताजी से, मेरी धर्मपत्नी से सब बहुत दबके रहना पड़ता है। हर हस्बैंड को रहना पड़ता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है क्योंकि आज दिन भर में उसके सामने ऊंची आवाज में बोल देता हूँ तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और बोलो जोर से फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब के सब जो मेडल्स हैं ये नेताजी को समर्पित है। मैं तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, एक भी नहीं खाता, लेकिन उसका ये जो सपोर्ट रहा उस वजह से ही मैं ये स्पोर्ट्स में कुछ काम कर पाया। मैं हर बार उसको कहता हूँ कि नीता तुम गांधारी से भी बड़ी हो, वो तो आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए थे लेकिन आपकी सुंदर आंखों से मैं इस सुंदर दुनिया को देख सका। मैं उसको हर बार मजाक में कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं, लेकिन नीता आपको कोई एतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 आप जरूर लगा देना। दोस्तों कई बार शांत मन से इन ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में सोचे तो
लगता है कि ये सब सेकेंडरी है। इसके लिए हमने काम शुरू नहीं किया था। हर यूनिट पे हमने एक व्यवस्था की हुई है कि सुबह प्रे, एक 10 मिनट के लिए प्रे के लिए हम सभी टीम इकट्ठा होते हैं, उसके बाद हम अपने अपने कामों पे लगते हैं। लेकिन उस प्रे में हम ईश्वर से यही कहते हैं कि प्रभु इन छोटी छोटी सफलताओं से ऐसा न हो कि हमारे पैर जमीन पे न रहे, हम आसमान में उड़ना शुरू करें, बस आप हमें जमीन से जोड़े रखिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सफलताएं मिलती है, लेकिन हम सफलताओं के साथ फिर छोटी सी सफलता के हाथ में लगी और हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। और उन हवा में उड़ने वाली मानसिकताओं के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। दोस्तों, बस हम जमीन से जुड़े रहे। प्रकृति भी क्या सुंदर हमें सिखाती है, पेड़ों को फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती है, तो जब हमारे व्यक्तित्व को भी जब सफलताओं के फल लगे, हमें जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक कुछ भी नहीं होता ना हमारे पास, तब हम वी के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। लेकिन जब हमें कुछ मिलना शुरू हुआ कि हम में से कब मैं पे बात आ जाती कि मैंने किया, और बस फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और ये मैं वाली मानसिकताओं से मैं बड़ी दूर भागता हूं, क्योंकि सनराइज कैंडल आज अपने इतने बड़े मुकाम पे है, तो ये एक टीम वर्क है, सब मिलकर इसको चलाते हैं। इस वजह से ये मुमकिन हो सका। और ये मैं वाली मानसिकता के लिए मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि गलतफहमियों का नया दौर चला है ऐसे कि हर ईंट समझ रही है, दीवार उसी के भरोसे। तो हम कुछ भी नहीं, ये टीम वर्क है, सबने मिलकर आगे बढ़ना है। 2008 में जब रिलायंस का काम मिला, उसके बाद में काफी कॉर्पोरेट्स ने हम पे भरोसा करना शुरू किया था। रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया, तो उस परचेस ऑर्डर ने अपना बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। काफी फार्मास्यूटिकल, सीमेंट मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने हमारे साथ जुड़ना और हमें काम देना शुरू किया। इससे काफी रोजगार भी जनरेट हुई। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। ये मैंने एक सैंपल आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, नीचे जेल है और ऊपर हार्ड है। ऐसे 3.5 लाख बियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे। आप करीब से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मोम का बना हुआ है और ये चिल्ड भी नहीं है, ये ठंडा भी नहीं है, तो जरा भी टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रविंद्र जी, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर का बड़ा, खुदा का बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारी पाई चुका के गए। नहीं तो मैं अभी त्रिलोकचंद जी यहाँ नहीं होता, मैं अभी इंग्लैंड के चक्कर लगा होता। शायद आरसी नहीं, मेरी 3-4 टिकटें शायद स्पॉन्सर की रही थी। हमने बीच में किसी वाइनरी के लिए ऐसे 5.5 लाख से ज्यादा वाइनरी की बोतलें बनाई थी। वो उनका जो प्रोडक्ट था उस तरह से बना है। काफी प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं। इस तरह से फ्लोटिंग फ्लावर्स हैं, अलग अलग डिजाइन में टेबल कैंडल्स हैं। हमने 6000 से ज्यादा किसान मित्रों को जोड़ा हुआ है। खादी ग्रामोद्योग को हमने हमारा पार्टनर बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हम इन सभी किसान मित्रों को बी कीपिंग की आर्टिफिशियल पेटियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके साथ इस तरह से करार है कि जितना भी हनी निकलता है सब खादी ग्रामोद्योग खरीद लेती है, और जितना वैक्स निकलता है वो सब हम लोग हमारी कैंडल इंडस्ट्री में उपयोग कर लेते हैं। हमने सोयाबीन में से जो वैक्स है, सोया वैक्स, उसका भरपूर उपयोग किया। इस वजह से बीज वैक्स, सोया वैक्स और बेस्ट क्वालिटी के वैक्स के कारण हमारे पूरे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाए। इसको धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। इसके विपरीत चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया से 10-12 हजार करोड़ से ज्यादा की कैंडल जो इंपोर्ट होती है, तो मिडलमैन को पूरा क्लियर करते करते वहां के मैन्युफैक्चर के पास कुछ भी नहीं बचता। तो उन्होंने फैटी वैक्स, जो प्राणियों की चर्बी है, उसमें से वैक्स निकालकर उसमें से मोमबत्तियां बनाना शुरू किया। वन टाइम बिजनेस वाली बात है, लेकिन हम वन टाइम बिजनेस में तो यकीन ही नहीं करते। हम क्वालिटी के साथ ही इतने सारे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। 2018 में मेरी पहली बायोग्राफी रुक जाना, जिसमें आज आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है, ये 2018 में माननीय प्रधानमंत्री सर के हाथों दिल्ली में पब्लिश हुई। और अभी भगत सिंह कोश्यारी सर ने राजभवन में हिंदी वाली किताब 2020 में पब्लिश की। लेकिन इस किताब की खास बात ये रही कि इसकी प्रस्तावना श्रीमती नीता अंबानी जी ने लिखी हुई है। दोस्तों, वो पैसा न लौटाने के बहुत फायदे हुए। जब 2019 में आकाश अंबानी जी की शादी थी मुंबई में, तो मुझे और नीता को खास उस शादी में भी इनवाइट किया गया। तो वो पैसा ले लेते तो सिर्फ हम एक संस्था भर बन के, पैसा जमा करने वाली रसीद भर बन के रह जाते। लेकिन आज उनका काम मिला, उनका परचेस ऑर्डर मिला, आज हजारों कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ पाए। तो एक नई ऊर्जा के साथ सनराइज कैंडल का हर मेरा दृष्टिबाधित मित्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और मैं एक बात खास आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि हम सब ने एक
एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना सीख लिया है। कोरोना ने हमें क्या जबरदस्त सिखाया इस 1-1.5 साल में कि कम से कम साधनों से भी जिया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत समाज में कुछ जगह पे ऐसा होता है कि किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कितने गोडाउन है, कितना बैंक बैलेंस है। हमने सबको एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। अगर जेब में पैसा है तो हर कोई कहता है कि यार तू कैसा है। मैं उनसे कहता हूं अपने जेब के पैसे की गर्मी को अपने सर पर मत जाने दो, क्योंकि अब आधार के साथ पेन और पेन के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। और ये पैसों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये जो छुपा हुआ पैसा है, ये जरूरतमंदों में जैसे आरसीएम कर रहा है, जैसे हरी संजीवनी कर रही है, ये खरे अर्थ में उन जरूरतमंदों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज धनवानों की तिजोरी में छुपा हुआ पैसा किसी बदसूरत भिखारी से ज्यादा नहीं है। और इन पैसों के लिए तो मैं इतना जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हे जमी, एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी, यूं रास्ते में हमें अकेला मत छोड़ देना। हे अमीरी, दूर हट, नापाक हो जाएंगे हम। दोस्तों, तो ये पैसे का कोई औचित्य नहीं है, बस ये जो आपने परिवार जोड़ा हुआ है आरसीएम और हरी संजीवनी के माध्यम से, ये परिवार महत्व रखता है, ये दोस्ती महत्व रखती है। ये जो किसान, हजारों लाखों करोड़ों किसान मित्रों को आपने आपस में जोड़ा हुआ है, ये महत्व रखते हैं। जो विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये विजन, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य महत्व रखते हैं। इनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, हम स्वप्न देखना न भूलें। स्वप्न देखने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कलाम साहब की लाइन आपने कितनी बार सुनी रहेगी कि स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखे जाए, लेकिन स्वप्न वो है जो नींद आने ही न दे। दोस्तों, तो बस हम इसी तरह से ख्वाब देखते हुए और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते हुए आगे बढ़े। इस स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं माउंटेनियरिंग भी करता हूं। 2 बार मैं स्टॉक कांगरी सक्सेसफुली चढ़ा। किलिमंजारो, मैंने अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर मैंने सर किया। तो ऐसे कई अनगिनत सपनों के साथ मैं भी जीता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का मैं पहला दृष्टिबाधित बनूं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। उस 8,848 मीटर की जादुई ऊंचाई पे पहुंचकर मैं मेरे देश का तिरंगा लहराना चाहता हूं। और उस ऊंचाई पे पहुंचकर मैं मां से ये जरूर कहूंगा कि मां देख, आज मैं दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन दुनिया मेरी तरफ बिल्कुल देख रही है। दोस्तों, तो ऐसे कुछ सपनों के साथ में मैं भी आगे बढ़ा हुआ हूं। ज्यादा से ज्यादा जो मेरे दृष्टिबाधित मित्र हैं उनको मैं रोजगार देना चाहता हूं। अब ये हमारे लिए कोई यज्ञ है, कोई बिजनेस नहीं है। सनराइज कैंडल एक बिजनेस नहीं रहा, ये हमारे लिए एक यज्ञ है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि कई बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जाने से पहले एक 25-50 हजारी से मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। ये जीते जागते जो हजारों मेरे दृष्टिबाधित मित्र मेरे साथ में है, खरे अर्थ में यही मेरे लिए ईश्वर, यही मेरे लिए खुदा का रूप है। लेकिन दोस्तों, ये जो आप सब ने, त्रिलोकचंद जी, भालचंद्र जी, गुलाब सर, मुकेश जी, रविंद्र जी, मेरे बड़े भाई साहब प्रदीप जी, कोठौले सर, आप सब ने जो काम किया है ना, ये खरे अर्थ में काबिल तारीफ है। आपका कोर ग्रुप, आपका जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर सब पूरे टीम है, आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं। और त्रिलोकचंद सर, भालचंद सर, आपके लिए 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा। मेरे लिए तो कितनी बातें मैंने कह दी, लेकिन ये 2 लाइनें आप सब लोग, आरसीएम का हर कार्यकर्ता, हरित संजीवनी का हर एक कार्यकर्ता इन 2 लाइनों को इस तरह से सुने कि ये आपके लिए कहे जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें आपके स्ट्रगल, आपकी अचीवमेंट, आपकी सफलताओं के लिए कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। त्रिलोकचंद सर, ये आपके लिए कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मिल का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब, अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब
की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला। मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। और आज आरसीएम के माध्यम से, हरी संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग जो जुड़े हैं ना आपस में, ये जुड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ने से ही रास्ते निकलते हैं, आपस में मिलने से ही रास्ते निकलते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसको सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। और मैं तो आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के बैनर तले जो भी आज मुझे देख रहा है, आप सबको मैं ये निवेदन करता हूं कि आपके घर में, ऑफिस में, आप जहां पे भी हो, आपके बाजू में जो आपके परिवार का सदस्य है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी जो भी है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मेरे साथ ये जरूर कह दीजिएगा कि सभी चांद सूरज सितारे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे। जब तक हाथ तेरा मेरे हाथ में रहे और साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। कोरोना से कह दो कि औकात में रहे। और इन कठिन परिस्थितियों में आरसीएम ने मेरे कितने ही हजारों लाखों दिव्यांग मित्रों को संभाला, उनको सपोर्ट किया। इसके लिए आरसीएम का हृदय की गहराइयों से, हरी संजीवनी का हृदय की गहराइयों से आप सब मान्यवर का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। त्रिलोकचंद सर, भालचंद सर, आपके लिए तो मेरी दिल की भावना यही कहती है कि पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, आप जरा सा साथ दे तो क्या बात है। चलने वाले तो एक पांव पे भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। आपने खरे अर्थ में दूसरे पैर का, दूसरी आंख का काम किया है। और अंत में मेरी वाणी को विराम दूं उसके पहले मैं ये जो मिलने मिलाने की बात कर रहा था कि ये आपस में मिलने से ही रास्ते निकलते हैं, तो बस हम आपस में मिले, एक टीम, एक यूनिटी के साथ को, आरसीएम को, हरी संजीवनी की सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने को हम ठान ले। और इसी मिलने मिलाने पे अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, प्रदीप सर, रविंद्र सर, कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारे आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहल्लत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे, फिर आ जाए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मज़ारे आ जाए, आके मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाए। और आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप सनराइज कैंडल के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। नीता जी एक सेकेंड आप यहाँ पे आइए। दोस्तों मैं नीता जी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सबसे मिला, लेकिन आप सबकी उपस्थिति में इस कोविड में हम सब ने परिवार का जो मतलब है वो समझा। और मैं आप सबके सामने, मैं जो मेरे दिल की भावना है परिवार के प्रति, मैं इस लाइन के साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आखिर में आप सब ने भी हंसती है, वैसी हंसती है आरसीएम।